हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। तो कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो पॉसिबली बेटा बात करता हूं, आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो हमने इंट्रो वाला पार्ट किया था वो कवर कर लिया होगा। आज अपने उसी पार्ट को बढ़ा रहे हैं आगे, और आज एक पार्ट पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पास में एग्जामिनेशन पॉइंट से हमारे सिलेबस के अंदर बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट। मतलब याद रखना, अगर हमारे पास में पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो इस पार्ट में से क्वेश्चन पक्का मिलता है। क्या पार्ट है? हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब एक बात बताओ यार, ये बात तो क्लियर होगी ना कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? ये हम जान चुके हैं इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। इन शॉर्ट हम पढ़ चुके हैं दैट पार्ट ऑफ ए कंट्री। सीधा सीधा पढ़ना शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं। क्या मतलब है? दैट पार्ट ऑफ ए कंट्री, किसी कंट्री का वो हिस्सा ऑफ ए कंट्री। कौन सा बेटा? विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी, नोट करना चालू करो, मेजर्ड इन इकोनॉमिक टर्म्स। मतलब कंट्री का वो हिस्सा जिसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उस हिस्से को इकोनॉमी कहा जाता है। अब सिंपल सी बात, यहां बात सिर्फ एक इकोनॉमी की तो हो नहीं रही है। वर्ल्ड में जितनी सारी कंट्रीज हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज है। रिमेंबर, उन इकोनॉमीज को डिवाइड भी किया गया है तीन टाइप के अंदर। वन इज कैपिटल इकोनॉमी, सेकंड इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। वो हम पढ़ेंगे अपने पार्ट में। बट एक्चुअली मुझे बताओ कि सभी इकोनॉमीज में जो प्रॉब्लम आती हैं वो कॉमन आती है? आंसर इज यस गाइस। कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो सभी इकोनॉमीज को फेस करनी होती है, फेस करने को मिलती हैं। वही है हमारे पास में नाम दिया गया द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम कौन कौन सी है, आओ बात करते हैं, समझना चालू करते हैं। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में तीन नहीं चार प्रॉब्लम है। बुक में आपको तीन लिख के मिलेंगी लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम चार है। क्या बात कर रहे हो? सच्ची? हाँ बेटा, हमारे पास में चार प्रॉब्लम है। कौन कौन सी? नोट करना चालू करते हैं, नोट करना चालू करते हैं। फर्स्ट नोट करो, फर्स्ट लिखो। फर्स्ट प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। सभी इकोनॉमी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आती है कि क्या प्रोडक्शन किया जाए। अब सिंपल सी बात भाई, एक बात बताओ, इतनी सारी कंट्रीज हैं, उनकी इतनी सारी इकोनॉमीज हैं, तो इकोनॉमीज के अंदर क्या सबके पास रिसोर्सेज सेम है क्या? नो, रिसोर्स सेम नहीं है। जब रिसोर्सेज सेम नहीं है तो हाउ दे विल प्लान देयर प्रोडक्शन? तो ये बड़ा क्वेश्चन बनता है। ये प्रॉब्लम ना सिर्फ इंडियन इकोनॉमी बल्कि अदर इकोनॉमीज के सामने फेस करने को मिलती है, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 लिखो। एक बार ये डिसाइड करने के बाद कि क्या बनाओगे, प्रॉब्लम आती है दूसरी, दैट इज कॉल्ड हाउ टू प्रोड्यूस। एक बार ये डिसीजन तो ले लिया, क्या बनाओगे, फिर मुद्दा आता है क्या, कैसे बनाओगे। भाई सिंपल सी बात ना। अब बताओ, प्रोडक्शन का एक डिसीजन लिया और जैसे डिसीजन लिया नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया कि क्या कैसे बनाओगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे। टेक्नोलॉजी का मतलब है टेक्निक्स। टेक्निक मतलब भाई लेबर इंटेंसिव करोगे या कैपिटल इंटेंसिव करोगे। जो बातें मैं बोल रहा हूं ये सारी बातें डिटेल में हम लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तीसरी बात पे आता हूं। ये इसके बाद थर्ड कौन सी है? द थर्ड प्रॉब्लम इज गाइस फॉर हुम टू प्रोड्यूस। भाई किसके लिए बनाओगे? इन शॉर्ट ये बात कर रहा है इकोनॉमी में रहने वाले लोगों के बारे में कि भाई जैसे लोग हैं वो कैसी चीजें डिमांड करते हैं, और इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इकोनॉमी के अंदर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जिस बेसिस के ऊपर होता है दैट विल डिसाइड किन के लिए बनाया जाएगा। एंड द लास्ट प्रॉब्लम जो कि मैंने बोला एडिशनल है, वो है बेटा व्हाट प्रोविजन, आई कैन यूज द वर्ड व्हाट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बात बताऊं, सोचो यार, सारी की सारी इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है ना? हाँ सर। तो इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है तो ग्रो करने के लिए कौन सी चीजों को यूज करें कि वो ग्रोथ कर सके। और आज के दिन ये एक नई प्रॉब्लम ऐड ऑन हो गई है, नई प्रॉब्लम ऐड ऑन हो गई है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो हमारे पास में है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इन्हीं को आज हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है आप लोगों को इकोनॉमी क्या होती है? हमने अपनी फर्स्ट से डिस्कशन किया था कि भैया इकोनॉमिक मतलब पैसा, मनी मैटर के अंदर हर वो प्रॉब्लम, हर वो इश्यूज जिसे पैसे में मेजर किया जा सकता है उसे इकोनॉमिक कहते हैं, और कंट्री के उस हिस्से को कहते हैं इकोनॉमी। याद रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पार्ट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। मैं चाहूंगा इसके सारे प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाएं ताकि हमारे पास भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सबको डील किया जा सके, और नोट्स भी ऐसे बनाएंगे हम लोग ताकि हमारे पास भी हर चीज के ऊपर क्लैरिटी रहे और सारे क्वेश्चन बन पाए। स्टार्ट करते हैं, देखो ध्यान से।
तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट लिखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या? सबसे पहली प्रॉब्लम है, लिखो व्हाट टू प्रोड्यूस। तो लिखता रहूंगा, नोट करते रहना बेटा। व्हाट टू प्रोड्यूस। द वर्ड प्रोड्यूस मतलब प्रोडक्शन। किन चीजों का प्रोडक्शन किया जाए, किन चीजों का प्रोडक्शन किया जाए। तो हमारी पहली क्लास के अंदर आप लोगों ने एक प्रॉब्लम का नाम सुना था। कौन सी प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी। द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी, हिंदी में बोलते दुर्लभता की समस्या। स्कैसिटी में क्या सीखा था, कोई मुझे बताएगा? एनी आइडिया? याद करो, सोचो। क्या हमने स्कैसिटी में यही सीखा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स, रिसोर्सेज का लिमिटेड होना और वांट्स का अनलिमिटेड होना एक नई प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, एंड दैट प्रॉब्लम इज नोन एज प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी। अब बताओ, क्या ये स्कैसिटी वाली प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्शन के अंदर कि क्या प्रोड्यूस करेंगी इकोनॉमीज, उसमें बड़ी रुकावट, बाधा है या नहीं है? सोचो, है या नहीं? सर ऑब्वियस है। और सिंपल सी बात, रिसोर्सेज ही तो बताएंगे कि किन चीजों का प्रोडक्शन करना और किन का नहीं करना। हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं, हम कैपिटल गुड बनाएं, कौन सी गुड्स बनाएं? तो फर्स्ट लाइन नोट कीजिए, लिखते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, किस प्रॉब्लम पर बेस्ड है। तो लिखो इट इज व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड विद, नोट करो बेटा, विद द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी। नोट करना चालू करो, द प्रॉब्लम ऑफ स्कैसिटी। स्कैसिटी मतलब भैया लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स की वजह से क्रिएट होने वाली प्रॉब्लम। जिन्होंने डिटेल में पढ़ना है वो इसे पिछली वाली क्लास कवर कर लेना बेटा, ठीक है? ओके, आओ बात करते हैं। फिर बता देता हूं आपको क्या बोला था। एक ऐसी प्रॉब्लम जो अराइज हुई, क्यों? बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को कहा जाता है स्कैर्सिटी। और हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम इसी से कनेक्टेड है। क्योंकि रीजन सोचो ध्यान से यार, इतनी सारी इकोनॉमीज के सामने सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? और ये हर इकोनॉमीज के पास में उनको अपना रिसोर्स चेक करना होता है। और एक बात बताओ, इंडिया की बात करता हूं, सोचो ध्यान से। इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में टॉप पे आता है। इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा पार्ट में रोल प्ले करता है। तो एग्रीकल्चरल बेस स्ट्रॉन्ग है तो भैया एग्रीकल्चर से कनेक्टेड चीजें भी ज्यादा बनेंगी, रिमेंबर। और इट इज प्रेफरेबल ऑल्सो। आप यही तो प्रेफर करोगे कि भैया जो रिसोर्स आपके पास ज्यादा है उसको बनाओ। लेकिन मुझे बताओ, व्हेन इट कम्स टू गल्फ कंट्रीज, अब मैं बात करता हूं गल्फ कंट्रीज के बारे में, इंडिया को छोड़कर गल्फ कंट्रीज की बातें करूं तो गल्फ कंट्रीज में एग्रीकल्चरल बेस नहीं है। तो वहां के लोग क्या है बताओ, उन्हें क्या प्रेफर करोगे आप कि किसका प्रोडक्शन करें? क्या वो एग्रीकल्चर से कनेक्टेड प्रोडक्ट ज्यादा बना पाएंगे, बेच पाएंगे? आंसर इज नो गाइस। इसलिए वो डिपेंडेंट होते हैं इंपोर्ट करने के लिए। अब हमारे पास में मशीनों का बेस कम है तो क्या करते हैं, हम डिपेंडेंट है अपनी टेक्नोलॉजी को लेके। रिमेंबर, इवन इंटरनेट सुनते हैं ना, जो हमारा इंटरनेट इंडिया में आता है, ये इंटरनेट का भी 90% पार्ट बेटा अब्रोड से आता है, खासकर स्पेसिफिक कंट्री नाम है सिंगापुर से आता है। रिमेंबर, एग्जाम्पल ऑयल की बात कर लो, आपके पास में इंटरनेट की बात की मैंने। ये सारे वो आइटम्स हैं जिनका रिसोर्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब रिसोर्स नहीं होता और वांट्स मेंटेन रहती है बेटा, तो ऑब्वियस रीजन है कि प्रॉब्लम तो होगी, और ऐसी प्रॉब्लम अदर इकोनॉमीज को भी फेस करने को मिलती है। बोला क्लियर हुआ? तो बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम किससे कनेक्टेड है। आंसर याद रखना, प्रॉब्लम कनेक्टेड किससे? स्कैर्सिटी से, पहली बात। अब दूसरी बात आई, इसमें लिखना क्या होता है हमें? सर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा सेंट्रल प्रॉब्लम बताओ, क्या लिख के आओगे? अब लिखो, नोट क्या करना है, लिखो दिस प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? ऑफ हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस। लिखो दिस प्रॉब्लम डील्स विद क्यों डील करती है? लिखो what goods and services, नोट करना, what goods and services is to be produced, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाए। ये इकोनॉमी, सभी इकोनॉमी के साथ आने वाली कॉमन प्रॉब्लम है। कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाए, एंड ना सिर्फ इतना, एंड इन हाउ मच क्वांटिटी। बात से बनाने की नहीं है, हाउ मच क्वांटिटी, भाई कितनी क्वांटिटी बना पा रहे हो? क्या अपनी खुद की इकोनॉमीज की जो डिमांड है वो पूरी कर पा रहे हो? एग्जांपल और दूं, इंडिया में पल्सेस दालें आती हैं ना। आप जानते हो हमारे घरों में जो दालें यूज हो रही हैं आज के दिन में, वो मैक्सिमम उस दालों का 95% पार्ट अब्रोड है, इंपोर्टेड आइटम्स है।
क्योंकि इंडिया में पल्सेस का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, पल्सेस का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है, लेकिन डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हम अब्रोड पर, खासकर नाम लूं कजाकिस्तान, कंट्री का नाम है कजाकिस्तान, वहां से हमारी मैक्सिमम पल्सेस इंपोर्ट होती हैं बेटा, इंपोर्ट होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास में किन चीजों का प्रोडक्शन किया जाए ये डिपेंड करता है रिसोर्स के ऊपर। और दूसरी बात क्या बोली भाई, कितनी, एग्जांपल पहला वर्ड क्या है, क्या बनाया जाए और कितनी क्वांटिटी में बनाया जाए, दिस द बिगेस्ट प्रॉब्लम ए कंट्री इज फेसिंग या कंट्री इज गोइंग टू बी फेस। तो वर्ड आया क्या बनाओगे और कितनी क्वांटिटी में बनाओगे। अब क्या वाला वर्ड जैसे ही आया, देखो हमेशा बोला आपस में कनेक्टेड है बेटा, समझ रहे हो, अगर कनेक्शन बिल्टअप करते हुए चलोगे तुम्हारी सारी लाइनें तुम्हें याद रहेंगी हमेशा। दिखाता हूं, तो पहला हमने लिखा कौन सी प्रॉब्लम से कनेक्टेड है, नंबर 2 हमने लिखा किसको डील करती है, क्या बनाओगे। अब क्या में 2 वर्ड आते हैं, लिखते हैं, चलो व्हाट में 2 चीजें आती हैं भाई, हम क्या बनाएं, हम कंज्यूमर गुड्स बनाएं, हम मतलब कोई भी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, हम कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनाएं या हम बनाएं प्रोड्यूसर गुड्स। अब अगर आपको क्वेश्चन आएगा अरे सॉरी कंज्यूमर गुड्स क्या होती है और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है, तो सुनते हैं बात को। गाइस कंज्यूमर गुड्स उस गुड्स को बोलते हैं कौन सी, विच आर फाइनली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। एग्जांपल लिखता हूं, मतलब कौन सी गुड्स फाइनली, लिखता हूं, नोट करते रहो, कौन सी गुड्स फाइनली कंज्यूम, जिनको फाइनली कंज्यूम कर लिया जाएगा बाय द फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर मतलब कस्टमर की बात कर रहा है, अच्छा ऐसा, हाँ, बाय द फाइनल कंज्यूमर, दैट मींस क्या बोलेंगे बेटा, कस्टमर की बात कर रहा है भाई। कस्टमर जिस गुड्स को फाइनली कंज्यूम कर लेता है तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपके पास कंज्यूमर गुड्स। एग्जांपल दूं, खाने पीने के आइटम्स, जितने भी खाने पीने के आइटम्स हैं हम लोग यूज करते हैं, रिमेंबर, एग्जांपल के लिखता हूं, लाइक एग्जांपल बटर हो गया, मिल्क, रिमेंबर बटर, मिल्क, ब्रेड, ये सब कुछ क्या है, ये वो आइटम बेटा जिन्हें बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब क्वेश्चन आया कि कंज्यूमर गुड्स बनाओगे या बनाओगे प्रोड्यूसर गुड्स, क्योंकि हर एक इकोनॉमी के सामने प्रायोरिटी अलग अलग होगी भाई, ऑब्वियस चीज है, जब रिसोर्स नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। अभी को आप चेक करना, इंडिया के अंदर कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, कभी सोचा, इंडिया के अंदर खाने पीने की जितनी सारी वैरायटीज है बाकी कंट्री में नहीं मिलती है खाने पीने के अंदर। रीजन इज हमारी इकोनॉमी के अंदर जो रिसोर्सेज भी हैं वो लिमिटेड रिसोर्स किसके ऊपर है, हमारे पास कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए ज्यादा है, इसलिए इंडिया के अंदर मोर कंज्यूमर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूमर गुड्स का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर गुड। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर गुड बनती नहीं है, मशीनें बनती हैं, रिमेंबर, बट एज कंपेयर टू कंज्यूमर गुड आज भी हमारा कंजम्पशन, हमारा प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड ज्यादा है। प्रोड्यूसर गुड वाला किसको बोलते हैं, अब सुनना, कंज्यूमर का मीनिंग क्या हुआ, वो गुड जिन्हें फाइनली कंज्यूम कर लिया जाएगा, जैसे एग्जांपल खाने पीने की चीजों की बात कर रहा हूं। दूसरी गुड बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड, मतलब क्या होता है, लिखते हैं, नोट करना सर, कौन सी गुड्स कौन सी वाली, विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब ऐसी गुड जिन्हें फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाएगा, फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। एग्जांपल के लिए लिख लो, जो मशीनें वगैरह हैं, लाइक एग्जांपल के लिए बोलूं, मशीन्स हैं, रिमेंबर, ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर कहां काम आते हैं बताओ, फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर। तो एग्जांपल ऐसी जो चीजें हैं जिनसे प्रोडक्शन आप फाइनली कंज्यूम नहीं कर रहे हो, उनको आप और यूज कर रहे हो एडिशनल प्रोडक्शन करने के लिए, उन्हें कहते हैं बेटा प्रोड्यूसर गुड्स। अब सोच के देखो पूरा टॉपिक क्या था, क्या बनाओगे, ये कनेक्ट है स्कैर्सिटी से। स्कैर्सिटी कहती है रिसोर्स लिमिटेड है, वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, तो इकोनॉमी को चेक करना होता है भैया किन चीज की वॉन्ट ज्यादा है और वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास रिसोर्स कौन से वाले हैं। तो वर्ड आया कौन सी बनाओगे, कंज्यूमर बनाओगे या बनाओगे प्रोड्यूसर गुड, दैट विल डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज, सिंपल सी बात। कंज्यूमर गुड का मतलब क्या हुआ, जिन्हें फाइनली कंज्यूम कर लिया जाएगा। प्रोड्यूसर गुड का मतलब क्या हुआ, जिन्हें, किसका मतलब, जिन्हें आगे फर्दर प्रोडक्शन में यूज किया जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कनेक्ट करती है हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस वाली पार्ट से। और अगर मैं पूछना चाहूं एक क्वेश्चन आप लोगों से यहां पे, तो जवाब देना, इंडिया के हो आप क्या प्रेफर करोगे, मोर कंज्यूमर गुड लेस कैपिटल गुड या मोर कैपिटल गुड लेस कंज्यूमर गुड? क्वेश्चन है मेरा, बताओ, सोचो, रिप्लाई करो, बताओ, लिखता हूं इसके ऊपर फिर मैं, बताओ व्हाट इज प्रेफरेबल, व्हाट इज प्रेफरेबल, आप इंडिया के लिए क्या प्रेफर करोगे, व्हाट इज प्रेफरेबल फॉर इंडिया, इंडियन इकोनॉमी के लिए,
इंडियन इकोनॉमी के लिए आप क्या प्रेफर करोगे एज कम्पेयर टू यूएस, जापान? जापान की बात करो ना ध्यान से, तो जापान में आपके पास रिसोर्स किसके हैं? उसके पास में जापान के पास रिसोर्स ज्यादा किसके पास है? कैपिटल गुड्स के लिए। तो उसको प्रेफर करोगे मोर कैपिटल और लेस कंज्यूमर। बट हम क्या कर रहे हैं? हमें प्रेफर क्या है? हम कर कुछ और रहे हैं, बट प्रेफरेबल क्या है? द आंसर इज प्रेफरेबल है बेटा क्या? मोर कंज्यूमर। कौन सा? हम ज्यादा कंज्यूमर गुड्स बनाएं क्योंकि वही हमारे पास रिसोर्स में ज्यादा है। मोर कंज्यूमर गुड्स एंड लेस कैपिटल गुड्स लेकिन आज के दिन हमारी गवर्नमेंट तो कुछ और ही सोच के चल रही है। बोलते नहीं भैया, कंज्यूमर तो बना ही रहे हैं, अब मशीनें बनाएंगे। इसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं और जो कि एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। बट आपको वो पढ़ना है कि क्या प्रेफरेबल है, क्या किया जाना चाहिए। ये बन गया हमारा फर्स्ट पार्ट बेटा, समझ में आया? ये थी हमारी फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर हो गया? आ गया हूं। आते हैं पार्ट 2 के ऊपर। नंबर टू है हाउ टू प्रोड्यूस। बोला भैया एक बार डिसीजन लेने के बाद कि क्या बनाओगे और कितनी क्वांटिटी में बनाओगे, अब मुद्दा आता कैसे बनाओगे। मुद्दा आया कैसे बनाओगे। तो कैसे में क्या आता है आओ बताता हूं। लिखते हैं नंबर 2, द प्रॉब्लम नंबर 2 लिखिए, नोट कीजिए बेटा। आओ चलो, कुछ भी डाउट लगे प्लीज पूछ लेना मुझसे, ठीक है? बाद में आया नंबर 2 इज हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे बनाओगे। अब बात बताओ, रिसोर्स बेशक लिमिटेड है, बट आपकी हाउ टू प्रोड्यूस वाली प्रॉब्लम किससे कनेक्ट करती है? हमने लास्ट क्लास में एक चीज सीखी थी, 2 प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। मतलब रिसोर्सेज के लिमिटेड होने के साथ साथ रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट यूजेस भी हैं। ये बात याद है? रिसोर्सेज की लिमिटेड होने के साथ साथ में रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि चॉइस की प्रॉब्लम आती है कि क्या चूज किया जाए। चुनाव की समस्या आती है मेरे लाल, आती है ना। तो चॉइस किसकी? इट्स ऑल अबाउट द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, चॉइस ऑफ टेक्निक्स। अब बात करते हैं, लिखते हैं, चलो समझ में आएगा। लिखो बेटा हाउ टू प्रोड्यूस। कौन सी प्रॉब्लम है नोट करते हैं। लिखो भैया लिखो, कौन सी प्रॉब्लम? फर्स्ट लिखते हैं दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद या बेस्ड ऑन, रिलेटेड विद किससे? द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये चॉइस बेटा गुड्स के बीच में नहीं है, क्योंकि कौन सी बनाओगे ये तो बात हम पहले में कर चुके हैं। यहां चॉइस का मतलब है चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी। इट्स ऑल अबाउट द चॉइस, मतलब चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। आप कौन सी टेक्निक को यूज करो अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, कौन सी टेक्निक को यूज करो अपने प्रोडक्शन करने के लिए। तो टेक्निक्स बेसिकली क्या होती है, समझते हैं ध्यान से बात को। तो पहला बात क्या बोला मैंने? सेकेंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस इज कनेक्टेड विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस किसकी? चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की भाई साहब, टेक्नोलॉजी की। टेक्निक कौन सी यूज करोगे? अब बात बताओ यार, सोचो ध्यान से। क्या सभी इकोनॉमीज के पास मैन पावर ज्यादा है? नहीं है। इंडिया में ज्यादा है। क्या सभी के पास मशीनें ज्यादा हैं? नहीं। किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम। तो बात बताओ, जो रिसोर्स जिस इकोनॉमी के पास ज्यादा होगा उसे वही यूज करना चाहिए, या जो है वो छोड़ो हम तो सेकंड यूज करेंगे, ऐसा कुछ? टेल मी, सोचो। नहीं सर, ये प्रेफरेबल है। और इस सब में पता क्या है, दुनिया के अंदर अगर मैं देखूं ना तो चाइना एक ऐसी इकोनॉमी है बेटा जो अपने रिसोर्स को पूरी तरह यूटिलाइज कर रही है। कभी तुमने सुना आज से पहले कि चाइना में कभी अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड सुना तुम लोगों ने कि चाइना में बेरोजगारी है? नहीं सुना होगा और ना सुनने को मिला होगा। रीजन इज चाइना अपने मैन पावर को फुल्ली यूटिलाइज करती है, क्योंकि चाइना कहती है भैया मैं तुम्हें चॉइस ऑफ वर्क तो नहीं दूंगी, बट तुम्हें वर्क की गारंटी जरूर दूंगी। इसलिए वहां पर पॉपुलेशन के ज्यादा होने के बावजूद भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट वर्ड कभी सुनने को नहीं मिला होगा। दिस इज द रीजन गाइज। ये सारी चीजें डिसीजन मेकिंग के पार्ट में आती है, इकोनॉमी कैसे डिसाइड करती है। बट वही अगर सेकंड देखूं तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन द पॉपुलेशन पार्ट, है ना। फिर भी इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, बेरोजगारी का लेवल ज्यादा है। रीजन इज इंडिया के अंदर मैन पावर ज्यादा होने के बावजूद भी इंडिया इज फोकसिंग ऑन द कैपिटल गुड्स, कि मैं तो मशीनों पे फोकस करूंगी, मैं तो भैया फुल्ली ऑटोमेटिक पे टर्न करूंगी। नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीजन ही सुनो ध्यान से बात को। प्रोडक्शन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी मशीनें लगाओगे। रिमेंबर, ऐसा नहीं कि चाइना सारे मैन पावर को लगा के बैठा है। मैन पावर के साथ में पैरेलल बेसिस के ऊपर मशीनें यूज करता है, इसलिए मैन पावर सस्ती वहां भी है, मैन पावर सस्ती यहां भी है।
तो मैन पावर सस्ता होने की वजह से अगर काम करवाओगे, मशीनें कम यूज होंगी, तो प्रैक्टिकली क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरता है। अभी सुन लो, समझाऊंगा पूरा पटाखे में, क्योंकि सारी बातें चैप्टर का डिमांड सप्लाई वहां बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अभी सुनते रहे इनसे बात को। तो फर्स्ट क्या बोला, ये प्रॉब्लम कनेक्ट करती है प्रॉब्लम चॉइस के साथ में। तो लिखते हैं बेटा, क्या मतलब है, लिखते हैं, लिखो बेटा, दिस प्रॉब्लम या आफ्टर डीलिंग विद द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम deals with the choice of technology, deals with the choice of techniques of production, प्रोडक्शन की टेक्निक के बारे में बात करती है ये। अब बात आपके मन में आएगी, सर टेक्निक कितने टाइप की होती है, टेक्निक्स कितने टाइप की होती है, दो तरह की होती है मेरे भाई, दो तरह की। कौन सी? पहली होती है, लिखो, वन इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। एक कौन सी है? लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। वन इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, अनदर इज कॉल्ड कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। फर्स्ट है लेबर, सेकेंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। एक लेबर इंटेंसिव है, एक कौन सी है बेटा? कैपिटल इंटेंसिव है। अब मीनिंग समझना, मीनिंग क्या होता है। देखो इकोनॉमिक्स में ना शब्दों को सीखते रहो और चेन बनाते रहो। चेन मतलब एक सीक्वेंस में सीखते रहो। हमने पहले पढ़ा स्कैरसिटी, फिर उससे कनेक्टेड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट पढ़ा, अब पढ़ा चॉइस। चॉइस से कनेक्टेड पार्ट है दो पार्ट, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। पता होना चाहिए चॉइस बोल रहे हैं तो चॉइस का मतलब किससे कनेक्टेड हमारे पास में, ठीक है। अब बात है लेबर इंटेंसिव, सर क्या होती है बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। सर आपके पास में लेबर इंटेंसिव मतलब है लेबर का यूज ज्यादा और कैपिटल का यूज कम। ओके, ऐसा नहीं है कि सर बिना मशीनों के सारी काम लेबर से करा दूं, नहीं। ये कोई इजिप्ट का दौर नहीं है कि पुराने मशीनें नहीं तब काम करते थे, नो। सोचो ध्यान से बात क्या बोल रहा हूं। लेबर इंटेंसिव मींस मोर यूज ऑफ लेबर, लेस यूज ऑफ कैपिटल, मीन मशीनरीज। रिमेंबर, इसमें मतलब क्या है सर? मोर यूज ऑफ कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर, उसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तो लिखते हैं, इस बात को नोट करते हैं बेटा, लिखो क्या बोलते हैं लेबर इंटेंसिव मतलब, लिखो इट मींस, इसका मतलब क्या है? इट मींस मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल। कैपिटल बोलते हैं मशीनरीज को, लेस यूज ऑफ कैपिटल मतलब कैपिटल गुड्स की बात कर रहा है, कैपिटल गुड्स। मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल, मशीनरीज एक्सेट्रा। यहां पर मतलब क्या बताना मुझे? इसका मतलब क्या हुआ सर? मोर यूज ऑफ कैपिटल, समझ में आ रहा है ना पूरा बात? कैपिटल एंड लेस यूज ऑफ लेबर। अब एक बात आपसे पूछने वाला हूं मैं, प्लीज जवाब देना मुझे, ठीक है? इस बात का पक्का रिप्लाई करना, जवाब दो। अगर बात है ऐसी कि लेबर इंटेंसिव मतलब मोर लेबर लेस कैपिटल प्रोडक्शन करने के लिए, कैपिटल का इंटेंसिव मतलब मोर कैपिटल लेस लेबर, तो प्लीज टेल मी व्हाट यू विल प्रेफर, आप क्या प्रेफर करोगे? व्हाट इज द विच टेक्नोलॉजी इज प्रेफरेबल, कौन सी प्रेफरेबल है फॉर इंडियन इकोनॉमी? मेरा क्वेश्चन ये बनता है, इंडियन इकोनॉमी के लिए कौन सी प्रेफरेबल है? जैसे मैंने आपसे पूछा भाई जापान के अंदर, जापान के पास में कैपिटल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, लोग कम हैं, तो बताओ बेटा उस पार्ट में मैन पावर कम का समझते हो एज कंपेयर टू द रेशियो। तो जवाब दो मुझे, जो चीज जिसके पास ज्यादा है उसको प्रेफर करना चाहिए ना, सिंपल सी बात। क्योंकि होता क्या पता है, जब कोई चीज आपको ज्यादा होती है तो उस चीज की वजह से प्रोडक्शन की कॉस्ट गिर जाती है मेरे भाई। कॉस्ट गिरेगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, समझ में क्या बोल रहा हूं? तो जवाब दो, विच टेक्नोलॉजी, विच टेक्निक यू विल रेफर टू इंडियन इकोनॉमी? गैस करो कौन सी हो सकती है? आंसर इज, सर आंसर तो क्लियर है, क्या पूछने की बात है? आंसर है हमारे पास में सर लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। चाइना इज यूजिंग labor intensive instead of capital intensive, but our economy is focusing on capital intensive guys। हमारी इकोनॉमी को समझ में नहीं आ रहा अच्छे वाले अभी तरीके से कि इंडिया के अंदर मैन पावर बहुत ज्यादा है अगर लोगों को प्रॉपरली काम दिया जाए। हालांकि पॉलिसीज अब बनाई जा रही हैं, अब मैं बोलूंगा अब पॉलिसी बन रही है, बट अभी तक हमने सक्सेस हासिल नहीं की उस पार्ट के अंदर, सक्सेस गेन नहीं किया है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज प्रेफरेबल टू यूज लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। इट सिंपली मींस भाई कैपिटल भी होगी और लेबर भी होगा, बट कैपिटल कम होगी, लेबर ज्यादा होगा। बोलो क्लियर हुआ? तो बताओ क्या आज के बाद किसी भी इकोनॉमी को देख के बता पाओगे कि उस इकोनॉमी के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी प्रेफरेबल है?
हम रिप्लाई कर पाएंगे। समझ में आया? दिस पार्ट गाइस, समझ में आया यहां तक हमारे पास में? आगे बढ़ सकता हूं, लास्ट पार्ट पे आता है हमारे पास में। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बनता है दैट इज कॉल्ड आपके फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, थर्ड लिखते हैं। थर्ड इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस। अब मुद्दा है भैया किसके लिए बनाओगे, कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे की तो बात कर ली। देखो ध्यान से, हमने ये बात भी कर ली, हमने यहां पे बात की चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, चॉइस ऑफ टेक्निक्स के बारे में। तो दो बातें तो खत्म हो गई हमारे पास में। अब आपको पता है इसी से इस टॉपिक से कनेक्टेड पार्ट ही नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारे पास। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे उसके अंदर हमारे पास में, स्टेप बाय स्टेप लेवल बढ़ाते हम इंक्रीज करते रहेंगे हमारे पास में। अब आया थर्ड हमारे पास में कि सर फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जब जब ये मुद्दा इकोनॉमी के सामने आता है तो मुद्दा ये उठता है यार कि किसके लिए, मतलब हमारी देश की जनता के लिए बनाएंगे, है ना, पॉपुलेशन के लिए बनाएंगे। तो बताओ मुझे पॉपुलेशन के अंदर हिस्सा क्या है? हिस्सा मतलब रिच कितने हैं, पुअर कितने हैं, मीडियोकर फैमिलीज वाले कितने हैं? क्या ये चीज डिसाइड नहीं करेगी क्या कि प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए? वही सिंपल सी बात, जिन गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन आप लोग कर रहे हो, क्या वो आइटम लग्जरी आइटम्स होने चाहिए सारे? क्या वो आइटम नॉर्मल गुड्स होनी चाहिए? क्या वो आइटम इंफीरियर गुड्स होनी चाहिए? ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी इनकम के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर। रिपीट कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर। आओ नोट करते हैं हमारी तीसरी बड़ी प्रॉब्लम। दो क्लियर हो गई बेटा, दो समझ में आ गई। आता हूं थर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, नोट करना बेटा। द थर्ड वन इज, लिखो भैया लिखो, कौन सा? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। किसके लिए बनाए, किसके लिए बनाओ? तो लिखो दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विथ किससे? विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट इकोनॉमीज के अंदर कैसा है। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट इकोनॉमीज में कैसा है? क्योंकि सिंपल सी बात, सभी इकोनॉमीज के अंदर इनकम लेवल इक्वल नहीं है। सर हमें कैसे पता चलेगा इनकम कहां पे ज्यादा कहां पे कम? आप चेक कर लेना बेटा, जहां पे आपको रिच, पुअर, मिडिल और अपर मिडिल तो इंडिया में चल रहा है आजकल, ऐसे सेगमेंट्स देखने को मिल जाएं जहां पे वैरायटी ऑफ क्लासेस, कैटेगरीज अलग अलग हो जाएं, अमीर अलग, गरीब अलग, मीडियोकर वाले बीच, कुछ लोग बीच में फंसे हुए हैं, रिमेंबर, तो वो इकोनॉमी में डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल कहलाता है। अगर मैं यूएस यूके की बात करूं तो आपने कभी वहां पे सुना है कि मिडिल फैमिलीज रहती हैं वहां पे? सोचा कभी आप लोगों ने? यूएस या यूके जैसी कंट्रीज के अंदर कभी आपने सुना है कि वहां पर मिडिल फैमिलीज वाले लोग रहते हैं? नहीं सुना होगा। या तो रिच है या पुअर है। रिच पुअर भी कौन सा? एब्सोल्यूट पुअर। एब्सोल्यूट पुअर का मतलब ऐसी गरीबी खाने पीने को भी नहीं मिलता। एग्जैक्टली बेटा, यूएस का एक साइड ये है, सेकंड साइड दूसरा है बेटा, समझ रहे हो? इसके बारे में बात करूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी बस सुनते हैं इस बारे में। तो वर्ड क्या बना? सर ये प्रॉब्लम कनेक्टेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के साथ में। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो सकता है भाई? दो पार्ट का हो सकता है। कैसा? या तो होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और या होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। या तो होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या होगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो वर्ड आया हमारे पास बेटा, लिखते हैं इसके अंदर कि इस प्रॉब्लम में क्या पढ़ने को मिल रहा है। तो वर्ड आता है हमारे पास में, सर दिस प्रॉब्लम डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कौन से वाला? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि मुद्दा वहां पे खड़ा होता है जहां अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ना कि इक्वल के अंदर। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में अनइक्वालिटी के पार्ट की वजह से ये वाली प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो बात आई अनइक्वल का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है सर? बताऊं? और समझते हैं। अब सुनना फिर बताऊं मतलब क्या होता है। किसके लिए बनाओगे ये चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी इकोनॉमीज में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कौन से वाला है। लेट्स सपोज अनइक्वल है, तो अनइक्वल का मतलब क्या है भाई? इकोनॉमी के अंदर रिच लोग भी हैं, अमीर लोग भी हैं, इकोनॉमी के अंदर गरीब लोग भी, पुअर भी हैं, अन इकोनॉमी के अंदर मिडिल फैमिलीज भी हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा इंडियन इकोनॉमी की, तो आपने आजकल एक वर्ड और सुना होगा। हमारे इंडिया के अंदर एक सेगमेंट नया क्रिएट हो गया कुछ टाइम पहले। रिच तो हैं, मिडिल भी है, पुअर भी है। अब मिडिल में आजकल सुनने को मिलता है अपर मिडिल और लोअर मिडिल। सुनते हो?
अपर मिडल, लोअर मिडल। जितनी ज्यादा वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी इसके अंदर, याद रखना मेरे भाई, उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन का लेवल अनइक्वल हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा। क्योंकि यूएस यूके से इकोनॉमी में या तो रिच है या पुअर है, रिमेंबर। बट यहां पर इसका मतलब समझते हो, कैटेगरीज डिवाइड हो रही हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सोच के तुम मुझे एक बात बताओ, मैं पूछता हूं, रिप्लाई करना। आप लोग बताओ, इंडिया के अंदर आपको कौन सी गुड्स ज्यादा देखने को मिलती है? क्वेश्चन ये बताओ भाई। इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइक्वल है, अग्री यूनिट मानते हो, आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। तो इन इंडिया के अंदर कौन सी गुड्स आपको ज्यादा देखने को मिलती है? वो सामान जो मीडियोकर फैमिली, मिडिल फैमिली वालों के लिए है, वो सामान जो रिच के लिए है, वो सामान जो गरीबों के लिए है। सोचो, गेस करो सर। मैक्सिमम गुड्स हमें वो देखने को मिलती हैं जो कि अफोर्डेबल, दैट मींस मिडिल फैमिलीज के लिए। नंबर 1 इसके ऊपर आता है, फिर आता है पुअर के ऊपर। और इंडिया में रिच लोग कम है बेटा, ज्यादा नहीं है, ध्यान रखना, एज कम्पेयर्ड टू अदर कंट्रीज, रिमेंबर। तो ये क्राइटेरिया बेसिस पे आपकी इकोनॉमी डिवाइड होती है। अब बताओ, जिस क्राइटेरिया पे इकोनॉमी के लोग डिवाइड होंगे, वही क्राइटेरिया तो डिसाइड करेगा गुड्स कौन सी बनेंगी। सोचो, तो इसका मतलब मुझे बताओ, मीडियोकर फैमिलीज प्रेफर करती है नॉर्मल गुड्स को, गरीबों के लिए आती है इंफीरियर गुड्स। ये बात बताऊंगा, व्हाट इज नॉर्मल का मतलब क्या है, इंफीरियर का मतलब क्या होता है, और बाकी बचा किसके लिए? रिच के लिए। तो फर्स्ट 2 क्राइटेरिया कौन सा है? मिडिल और पुअर। तो बताओ मुझे, यहां पर लिखना सही है या नहीं है? बताओ कि किसे कहेंगे? प्रॉब्लम डील्स विद अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो बताओ बेटा, इंडिया में कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए और कौन सी गुड्स का कम होना चाहिए? मतलब किन के लिए ज्यादा बनाया जाए, किन के लिए कम बनाया जाए? सोचो, गैस करो, कौन सी गुड बनाए? कंज्यूमर प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा हूं कौन सी टाइप की गुड्स होती हैं। और गुड्स को डिवाइड किया है नॉर्मल गुड्स के अंदर, गिफ्ट गुड्स के अंदर, लग्जरी गुड्स। हेलो स्टूडेंट्स, आपने हमारा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप का ग्रुप तो अभी तक ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जा करके ज्वाइन करो। ग्रुप को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। There you will receive every update regarding class 11th and 12th classes, plus free PDF notes and MTPs and RTPs with the solution। और वहाँ पर होंगे आपके डेली क्विजेज जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में। So don't waste your time. Join the Telegram and WhatsApp group right now. Till then, keep studying and keep learning. Bye bye. के अंदर मैं 2 बात करता हूं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो 2 गुड्स की बात करते हैं। एक आता है हमारे पास इंडिया के अंदर नॉर्मल गुड्स, और आज के बाद जो मीनिंग सिखा रहा हूं वही मीनिंग याद रखना बेटा, क्योंकि पूरे इकोनॉमिक्स में यही मीनिंग चलेगा। फर्स्ट नॉर्मल, दूसरा मेरे लाल इंफीरियर गुड्स। पहला है नॉर्मल गुड्स, दूसरा है इंफीरियर गुड्स। अब समझना, इंफीरियर और इसी का हिस्सा होता है गिफन गुड्स। इंफीरियर कहूं या बोलूं गिफन गुड्स, घटिया, इसे बोलते हैं घटिया किस्म की वस्तुएं, बोलते हैं ना सुपीरियर इंफीरियर, वो वाला पार्ट है ये। नॉर्मल ठीक है भैया, चल रहा है। अब ऐसे याद रखोगे नहीं, याद करने का तरीका, इसको इसकी डेफिनेशन याद रखते हैं, बात करते हैं। तो नॉर्मल गुड्स किसे कहते हैं, याद रखना बेटा, फिर मुझे रिप्लाई देना आप लोग, ठीक है, बताना मुझे। नॉर्मल गुड्स का मतलब होता है बेटा ऐसी गुड्स जिनके अंदर नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है। नेगेटिव प्राइस इफेक्ट होता है। और ऐसी गुड्स जिनके अंदर पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है। क्या होता है? पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट होता है। नेगेटिव प्राइस इफेक्ट को बोलते हैं नॉर्मल गुड्स, पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। अब समझाऊंगा मतलब क्या होता है इसका। दूसरा, जिनमें पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, जैसे पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है, और इसमें क्या होता है? नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। सर समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रहे हो, बताता हूं बेटा, नहीं लिखता हूं। नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। तो ऐसी गुड्स को डिवाइड करने का तरीका ये होता है मेरे भाई, समझे बात ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या होता है? जो मैंने वर्ड लिखा ना, आप समझना प्लीज, सिखा रहा हूं, चीज सीखो ध्यान से। मैंने वर्ड लिखा ना बेटा हमारे पास यहाँ पे कि प्राइस इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या होता है देखना ध्यान से। जब ये वर्ड सुनोगे ना, प्राइस इफेक्ट है प्राइस इंपैक्ट, इसका मतलब हम अगर बात कर रहे हैं गुड्स को बनाने को लेके, उसकी डिमांड को लेके, तो बात आती है कि प्राइस में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से उस गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आएगा।
उस गुड्स की डिमांड में क्या चेंज आएगा, उसे बोलते हैं प्राइस इफेक्ट। प्राइस में चेंज आने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आएगा। तो प्राइस इफेक्ट मतलब प्राइस का इफेक्ट कैसा है। अब यहां क्या लिखा, प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, खुद चेक करो यार, चेक कर लो। आज हम लोग मैक्सिमम लोग किससे बिलोंग करते हैं, हम सारे लोग मैक्सिमम लोग बिलोंग करते हैं मिडिल फैमिलीज से, अपर मिडिल लोअर मिडिल होते हैं लोग। नाउ प्लीज टेल मी, सोच के देखो यार, एक कॉमन क्वेश्चन निकाल के देखो। रिच मतलब होता है मिलियनर बिलियनर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ओके, बात समझना। एक क्वेश्चन छोटा सोच के देखना, ऐसी कौन कौन सी चीजें तुम्हारे आसपास रखी हुई हैं कि जिनके प्राइस बढ़ने पर तुम उन्हें खरीदना कम कर दोगे। एक बार नजर घुमाओ, चेक करो, ऐसी कौन कौन सी गुड्स हैं जिनके प्राइस बढ़ने पर तुम उन्हें खरीदना कम कर दोगे। चेक करो कि प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड तुम कम कर दोगे और प्राइस गिरने पर तुम उन्हें ज्यादा खरीदना शुरू कर दोगे। अभी लेटेस्ट एग्जांपल है टमाटर, है ना, लोग कह रहे हैं ना भाई साहब 250 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, 200 रुपए किलो। तो प्राइस बढ़े तो खरीदने बंद नहीं करते लोग, कम कर देते हैं, क्वांटिटी कम लेके आते हो। तो बेटा वो सारी गुड्स जिनके प्राइस बढ़ने पर उनकी डिमांड आप लोग कम कर देते हो, उन्हें नॉर्मल गुड्स कहा जाता है, उन्हें नॉर्मल गुड्स कहा जाता है। इनकम इफेक्ट आपको अभी मत नहीं याद रखना, इनकम इफेक्ट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ये टॉपिक आएगा वहां कराऊंगा, यहां मत पढ़ो, ठीक है। आगे दूसरा बताओ, ऐसी गुड्स जिनका प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, मतलब भाई प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड भी बढ़ती है। क्या बात करो, ऐसा होता है, और प्राइस गिरने पर डिमांड गिरती है, ऐसी गुड्स होती है। हाँ बेटा, ऐसी गुड्स उनके लिए बोली गई है जो लोग अपने सर्वाइवल के लिए खाना पीना यूज कर रहे हैं। अब इंडिया में अगर मैं बात करूं पुअर सेगमेंट की, गरीब लोगों की बात करता हूं, तो गरीब लोग नॉर्मल गुड्स प्रेफर नहीं कर रहे होते बिकॉज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम कम होती है इसलिए वो सिर्फ सर्वाइवल नेचर की गुड्स यूज करते हैं जीवन यापन करने के लिए। इन गुड्स को नॉर्मली कहा जाता है कोर्स गुड्स, आई कैन यूज द वर्ड, इन्हें क्या बोलते हैं बेटा, कोर्स गुड्स। कोर्स मतलब सिर्फ जीवन सर्वाइवल के लिए यूज करना। अब एग्जांपल के लिए मार्केट में राइस बहुत टाइप का है, राइस हम भी यूज करते हैं, राइस बाकी लोग भी यूज करते हैं, पर आपको भी नोटिस करना प्राइसेस में फर्क मिलेगा। और जो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का प्राइस होता है ना, उससे नीचे कुछ है ही नहीं, दैट इज कॉल्ड गिवन या इंफीरियर गुड्स। अब बताओ मुझे, एक व्यक्ति ऐसा है, और बात कर लूं मिल्क की बात, दूध की बात कर लो, आदम दूध, फुल क्रीम मिल्क, टोन मिल्क, फिर डबल टोन मिल्क, प्राइस फर्क होता है नहीं होता, होता है। तो चेक करना। अब बताओ सबसे लोवेस्ट क्वालिटी की जो गुड्स हैं उनको हमने नाम दिया इंफीरियर गिवन गुड्स। सोच के बताओ बेटा, एक ऐसा व्यक्ति जो गिवन गुड्स को ऑलरेडी यूज कर रहा है, तो अगर उस गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ गया, उस गिवन गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, तो वो व्यक्ति तो घबरा जाएगा ना भाई, कि उसके पास तो खाने का ऑप्शन कोई है ही नहीं। तो डर के मारे क्या करेगा, कोविड याद है, कोविड में कि जब प्राइस लगातार बढ़ रहे थे और सामान नहीं मिल रहा था, तो लोगों को डर था प्राइस बढ़ रहे हैं, खरीद लो अभी की अभी। तो बताओ मुझे, कोविड द बेस्ट इंपैक्ट ऑन दिस ना। तो बताओ ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे गुड्स के प्राइस बढ़ने पे लोग इन्हें उस टाइम पर, उस करंट टाइम पीरियड पर ज्यादा खरीदना शुरू कर देते हैं बेटा। समझ रहे हो बात ध्यान से, मतलब डिमांड बढ़ जाती है। और जब इनके प्राइस गिरते हैं, एक बात बताओ, अगर कोई बंदा बोले कि मैं 20 रुपए किलो तक के राइस खरीद सकता हूं और सबसे लोवेस्ट क्वालिटी 20 रुपए मिल रही है आज के दिन मार्केट में, सोचना एग्जांपल, सोचो 20 रुपए से लेकर 300 रुपए किलो तक राइस है एग्जांपल, बट बोला 20 वाले मैं खरीद रहा हूं एग्जांपल, लोवेस्ट क्वालिटी, कोई पर्सन है, गरीब इंसान है। नाउ प्लीज टेल मी, जिसकी इनकम कम है, गरीब मतलब जिसकी इनकम है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, गरीब का मतलब ये होता है। अब बताओ बेटा, 20 रुपए किलो खरीद रहा है, सडनली सोचो मार्केट में राइस के प्राइस गिर गए और 20 रुपए वाला जो राइस था वो आ गया 8 रुपए के ऊपर, और जो प्राइस 40 वाला था वो 20 पे आ गया। अब भी मेरी पावर किसके ऊपर है, कौन खराब खाना खाना चाहता है, कोई नहीं। अब बताओ मुझे, तो जो प्राइस 20 के 8 में आ गए, क्या अब भी वो व्यक्ति 20 रुपए अफोर्ड कर सकता है, तो क्या अब वो 8 वाले परचेज करेगा या फिर वो उससे अपर क्वालिटी पे जाएगा? सोचो, मतलब अपर क्वालिटी पे जाएगा, मतलब जो खरीद रहा था उसके प्राइसेस गिरने की वजह से उसकी डिमांड तो नहीं करेगा ना, वो तो नहीं करेगा। अब एग्जांपल आप अपनी बात कर लो भाई साहब, अभी हम लोग स्टूडेंट्स हैं, सोचो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आज हमारे पास में हमारी पॉकेट में पैसा कम होता है, तो वी हैव टू थिंक यार ये परचेज करें, ये छोड़ दें, स्किप करें। बट जिस दिन तुम कमाना स्टार्ट करोगे, लाखों करोड़ रुपए तुम्हारी पॉकेट के अंदर बैंक अकाउंट में पड़ा होगा, सोचो, थिंक अबाउट दिस, सोचना नहीं पड़ेगा। उस दिन क्या होगा, क्या तुम अपनी इंफीरियर गुड्स को यूज करोगे? नहीं करोगे। गिवन को रिमूव करोगे?
नहीं करोगे तो तुम्हारी प्रायोरिटी बदल जाएंगी। द रीजन इज इसके अलावा उन गुड्स की जिनको तुम आज यूज कर रहे हो लोवेस्ट पे अंदर अगर कर रहे हो तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा, गिर जाती है। समझ में आ गया? इसलिए बोलते हैं पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट वाली गुड्स को बोलते हैं इंफीरियर गुड्स, नेगेटिव वाली को बोलते हैं बेटा हमारे पास नॉर्मल गुड्स। इनकम इफेक्ट कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं करना, ये वाला छोड़ देना अपने पास में, ठीक है? तो बताओ बेटा ऐसी गुड्स को क्या बोलते हैं, इंफीरियर गुड्स। अब मुझे रिप्लाई करो आप अपने मेन क्वेश्चन का, इंडिया के अंदर कौन सी गुड्स को ज्यादा बनाना चाहिए? टेल मी, इंडिया में प्रेफरेबल गुड्स कौन सी है? कौन सी वाली गुड्स है जो प्रेफरेबल है? सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस नंबर 1 2 3 बताओ। 1 क्या बनेगा? क्या 1 में मैं लिखूं नॉर्मल गुड्स? हाँ सर, क्योंकि इंडिया में मिडिल फैमिली लोग ज्यादा हैं तो नॉर्मल गुड्स प्रेफर करते हैं। सेकंड पे कौन सा, रिच लिखूं, लग्जरी लिखूं? लग्जरी नहीं सर, सेकंड इज कॉल इंफीरियर गुड्स और थर्ड इज कॉल आपके पास में लग्जरी या कंफर्ट गुड्स, लग्जरी गुड्स या कंफर्ट गुड। तो एक्चुअली बेटा हर इकोनॉमी के अंदर ये सीक्वेंस बदल जाता है ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लेवल। समझ में आएगा? बोलो क्लियर है? क्लैरिटी मिली इस पार्ट के ऊपर, क्या मतलब निकल के आया इसका? डन है, आगे बढ़ूं? चल, ये हो गया हमारे पास कौन सा बेटा पार्ट हमारे पास में, थर्ड प्रॉब्लम, जिसे हमने बोला फॉर होम टू प्रोड्यूस विच डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब आपकी सिलेबस के पार्ट में आपको 3 पार्ट पढ़ने को मिलते हैं, आपको 3 ही पढ़ने होते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम में 3 बातें आती हैं बेटा, ये 3 बातें आती हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये वाली है नहीं लेकिन आपको पढ़नी होती है, मैं समझा रहा हूँ क्या मतलब है, सुन लो, इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है। थर्ड फोर्थ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कुछ बुक में लिखी मिलेगी, कुछ में नहीं लिखी मिलेगी। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है बेटा इकोनॉमी ग्रो करना चाहती है, इकोनॉमी में पैसे की बात कर रहा है। तो बताओ आज कोई इकोनॉमी ग्रो कैसे कर सकती है? आज इकोनॉमीज को ये टेंशन भी है कि वो ग्रो कैसे करेंगी। तो बेटा ये डिपेंड करता है कि आपका इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सेविंग, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट कैसा है। रिपीट कर रहा हूं, मतलब आज इकोनॉमी के अंदर लोगों का कंट्रीब्यूशन, लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो कंजम्पशन के लिए कैसा है, सेविंग के लिए कैसा है और इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है। आज अगर कोई इकोनॉमी के अंदर इन 3 चीजों को लेके कंसीडर करता है, कंट्रीब्यूशन की बात करते हो, तो ये डिसाइड करता है आपका ग्रोथ लेवल। सर कैसे, समझ में नहीं आया हमको। अब मुझे एक बात बताओ, इंडिया में लोग कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं? क्वेश्चन मेरा बेसिक बताओ। इंडिया में लोग कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, सेविंग ज्यादा करते हैं? सर इंडिया में तो लोग कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। तो बेटा जिस चीज को ज्यादा करते हैं, जिस चीज को ज्यादा करते हैं, कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो सेविंग कम होगी, हाँ है ना? टेल मी, सोचो, इफ मोर कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन ज्यादा है तो सेविंग क्या हो गई, कम हो गई। और याद रखना सेविंग ही रीजन बनती है इन्वेस्टमेंट्स का। ओके, हमारे द्वारा जमा किया गया पैसा ही इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के रूप में, लोन के रूप में मिलता है। समझते हो? हम बैंक में जमा करते हैं, वो जमा हुआ पैसा किसको मिलता है, लोन के रूप में प्रोड्यूसर इन्वेस्टर को मिलता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा सेविंग उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट। बट इंडिया में क्या है, कंजम्पशन ज़्यादा है, सेविंग कम है, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी कम है, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी तेजी से नहीं हो रही है। अब शुरू हो रही है क्योंकि लोगों की सेविंग हैबिट बढ़ चुकी है, बट प्रैक्टिकली एकदम हाई अभी भी नहीं हुए हम लोग। पहला पार्ट। दूसरा, अगर मैं बोलूँ मोर सेविंग एंड लेस कंजम्पशन होता तो बेटा इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होती और ग्रोथ भी ज्यादा होती। एंड दिस इज द पार्ट गाइज, द फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक। ये पार्ट रहना आपको अपने एग्जामिनेशन पॉइंट से अपने बुक के नोट्स में 3 याद रखनी है और 3 को लिखना है। इन्हीं 3 के बेस पे हमारा अपकमिंग टॉपिक चलेगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और अपकमिंग पार्ट भी ऐसे ही चलेगा। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स फिंगर टिप्स के ऊपर होगा। किसी को कोई भी डाउट इसके ऊपर रहेगा, प्लीज डाउट शेयर करना मत भूलना बेटा, कुछ भी लगे डायरेक्टली शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच। गाना गाए कौन सा? बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन, ओए कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट।
अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CUC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार तो सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठो, आप लाइव क्लासेस में बैठो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।